नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, कोरोना के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए जब भी आप कभी बाहर जाएं, अपने नाक और मुंह को दुपट्टा, तौलिया, सूती कपड़ा या मास्क से जरूर ढकें। हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी बना कर रहें। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बच्चों एवं बच्चियों में कुपोषण, एनीमिया से होने वाली परेशानियां तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आज आपको पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई के विभिन्न आयामों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बच्चों, इन मुद्दों से जुड़ी परेशानियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम सब आज जानेंगे। तो बच्चों, आज के इस विशेष एपिसोड को ध्यान से सुने और देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए जल्दी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है, उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी। हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ डुक्कू, याद आया। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिम सिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। नमस्कार बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग कॉपी पेन के साथ उपस्थित होंगे। आज का विषय है एनीमिया की रोकथाम एवं पोषण का महत्व। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना संक्रमण के पश्चात लॉकडाउन के बाद कक्षा 9 से 12 तक विद्यालय खोल रहा है और साथ साथ कोरोना का टीकाकरण भी प्रारंभ हो गया है। इसके बावजूद भी आप सभी व्यवहारगत आदतों को बनाए रखना है। उचित दूरी बनाए रखें। जब भी घर से बाहर निकलें,
मास्क का प्रयोग करें, हाथ को बार बार धोएं और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए पोषण युक्त आहार का सेवन अवश्य करें। बच्चों, आगे समझते हैं पोषण क्या है। पोषण का मतलब यह नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना बार खा रहे हैं। पोषण का मतलब है आपके शरीर का कितना आवश्यक पोषक तत्व मिल रहा है, क्या आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, इसके साथ ही आयरन, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन आदि मिल रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह के आहार को दिखाया गया है और किस खाद्य समूह के ये आहार है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लौह तत्व एवं फोलिक एसिड युक्त हरी साग सब्जियों को दिखाया गया है, विटामिन और खनिज से संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं वो पीले फल सब्जी को दिखाया गया है, और पशु स्रोत से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है, मांस, मछली, दूध से बने खाद्य पदार्थ को भी दिखाया गया है, और वासा के साथ साथ प्रोटीन जो दाल से मिलता है। ये सब खाद्य पदार्थ क्या आप अपने प्रतिदिन के खाने में ले रहे हैं? पोषण एवं शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता क्यों है? बच्चों, आप लोग जानते हैं कि शरीर की वृद्धि बचपन से लेकर के 18-19 वर्ष तक होता रहता है, लेकिन इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीवन के पहले 2 वर्षों में शरीर एवं मस्तिष्क का विकास सबसे तेज गति से होता है। उसके बाद किशोरावस्था वह समय है जब शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसलिए किशोरावस्था के दौरान शरीर में वृद्धि एवं विकास बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत अधिक होती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में वृद्धि एवं विकास रखने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत अधिक होती है। पोषण से शरीर को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता है तथा शरीर को बीमारियों और संक्रमणों से बचाता है। पोषण के साथ शारीरिक व्यायाम भी अति आवश्यक है। व्यायाम या शारीरिक गतिविधि की कमी और खराब आहार से मोटापा हो सकता है, जिस कारण अनेक बीमारियां होती है। आइए बच्चों, अब समझें पोषण स्तर की पहचान कैसे करें। आप लोग कितने स्वस्थ या सेहतमंद हैं, यानी दुबलापन, सामान्य या अधिक मोटापा। इसको जानने का सबसे आसान तरीका है BMI। BMI को बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। BMI कैसे निकालें? चित्र से आप लोग देख रहे होंगे कि BMI निकालने के नीचे तरीका दिया गया है, यानी वज़न मशीन से अपना वज़न किलोग्राम में आप लें और उसको कहीं नोट करें। उसके बाद अपनी ऊंचाई मापें सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में जब वज़न और ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा तब आपको BMI निकालने के लिए वज़न किलोग्राम में डिवाइडेड मीटर स्क्वायर करेंगे तो आपका पोषण स्तर का पता चल जाएगा। ऐसे आजकल मोबाइल ऐप के द्वारा भी पता किया जा सकता है कि हमारा जब वज़न और ऊंचाई पता है तो उसमें मोबाइल ऐप में डालेंगे और तब आपका पोषण स्तर पता किया जा सकता है कि हम किस श्रेणी में हैं, किस स्तर में हैं। जैसा कि आप चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि ऊंचाई लेने का तरीका क्या है। आप लोग सभी अपने घर पर भी कर सकते हैं या विद्यालय में यदि वजन मशीन है तो वहाँ भी कर सकते हैं। आइए जानें BMI निकालने का तरीका। पोषण स्तर को जब हम पता चलेगा तब आप ये समझ सकते हैं कि हम दुबलापन या कम वजन या अधिक मोटापा यानी कि अधिक वजन की श्रेणी में हैं। दुबलापन या कम वजन ही केवल कुपोषण की श्रेणी में नहीं है, बल्कि अधिक वजन या मोटापा भी कुपोषण की श्रेणी में माना जाता है। आइए बच्चों, पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन के कारण पोषण संबंधी समस्याएं पर चर्चा करते हैं। खराब प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके है तो उससे आपके क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो उससे अत्यधिक कमजोरी, कम वजन एवं ऊंचाई का कम होना, बीमार बार बार पड़ना, पढ़ाई बाधित होना और
एनीमिया जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। आइए बच्चों, अब हम लोग समझें एनीमिया क्या है। मानव शरीर में लाल कणिकाएं होती हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आहार में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। इससे भी खून पतला हो जाता है और इसकी लालिमा में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इसी अवस्था को एनीमिया कहा जाता है। नीचे चित्र में देखें बच्चों कि लाल खून जो है हमारे शरीर में जो बनता है वो बूंद की तरह दिख रहा है, जिसमें गाढ़ा लाल कलर दिख रहा है। और दाहिने साइड में देखेंगे तो एनीमिया के कारण खून का कम लाल होना, यानी कि खून में लालिमा की कमी दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग इससे संबंधित एक वीडियो देखते हैं। कृपया ध्यान दें, ये है तूफान मेल जो अपने निर्धारित समय से चल रही है, और ये थकान मेल जो अपने निर्धारित समय से लेट है। मन खराब मत करो बेटा, खूब कोशिश करो। कोशिश तो करती हूँ टीचर जी, फिर भी। क्या जल्दी थक जाती हो और पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता? हाँ। कमी कोशिश में नहीं, खून में हो सकती है। खून में? बढ़ती उम्र में अक्सर अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी हो सकती है। इससे शरीर की ताकत कम और दिमाग भी सुस्त हो सकता है। अनीमिया से बचाव के लिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद लेनी चाहिए। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। वाह, एक और तूफान मेल। आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास। आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। आइए बच्चों, अब देखें हम लोग भारत में एनीमिया एक गंभीर समस्या है। इसी संदर्भ में हम लोग अपने राज्य बिहार में एनीमिया की स्थिति को इस चार्ट के द्वारा देखें। 6 माह से 59 माह के बच्चों में एनीमिया की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 70% है। 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में एनीमिया का प्रतिशत को देखें तो लगभग 66% है। यानी इसको ऐसे समझें, 10 बच्चे में 6 से 7 किशोरियाँ एनीमिया से ग्रसित हैं। आप लोगों में से जो भी आज शामिल हैं, जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि इस चक्र को इस उम्र में तोड़ा जा सकता है। महिलाओं में एनीमिया की प्रतिशत के चार्ट को देखें तो आप समझ पाएंगे कि लगभग 64% है। यानी 10 में से 6 से 7 महिलाएं इस गंभीर समस्याएं से ग्रसित हैं। आइए बच्चों, एनीमिया को कैसे पहचानेंगे? यदि कोई बार बार बीमार पड़ता है, पढ़ाई में मन नहीं लगना, जल्दी थकान महसूस करना, आपके हथेलियों की लालिमा का हल्का होना, नाखून के निचले भाग के लालिमा में कमी या हल्का होना, आँखों की पुतलियों या लालिमा में कमी होना। आप चित्र से स्पष्ट देख रहे होंगे कि बार बार बीमार पड़ने से विद्यालय छूटता होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सब एनीमिया को पहचानने के तरीके हैं। आइए समझें एनीमिया के कारण क्या है। आप लोग चित्र को ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि एनीमिया के कारण को हम लोग कैसे समझ पाएंगे। आयरन युक्त भोजन का सेवन कम करने से विटामिन सी, विटामिन B12 एवं फोलेट यानी B6 की कमी, पेट में कृमि का होना भी एक एनीमिया का कारण बन सकता है। मलेरिया और फ्लोरिस से भी एनीमिया का एक कारण है। महामारी के दौरान अधिक रक्तस्राव या कम उम्र में शादी या जल्दी गर्भधारण भी एनीमिया का एक कारण है। एनीमिया की रोकथाम कैसे करेंगे? इस चित्र से आप लोग देख सकते हैं कि एनीमिया की रोकथाम को चित्र में दिखाया गया है कि आदतन व्यवहार में लाएं तो एनीमिया की रोकथाम आसानी से कर सकते हैं और एनीमिया जैसी समस्याएं से बाहर निकल सकते हैं। रोकथाम का तरीका क्या क्या है, आइए समझें। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का पर्याप्त सेवन द्वारा खाने के साथ साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना,
हमेशा चप्पल का इस्तेमाल करना, हाथों की साफ सफाई बनाए रखना, विशेष रूप से शौचालय के बाद या भोजन के पहले आयरन फोलिक एसिड गोली एवं कृमिनाशक गोली का नियमित रूप से सेवन करना। बच्चों, जानते हैं एनीमिया के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चों, किशोर किशोरियों एवं महिलाओं को शामिल किया गया है। आप सभी देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का स्लोगन है मजबूत शरीर तेज दिमाग। इसके अंतर्गत मुफ्त में आयरन गोली आपके विद्यालय में उपलब्ध है, जो वितरण किया जाता है। आप अगर देखें 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं, लड़का या लड़की, वो गुलाबी गोली प्रत्येक बुधवार को मध्याह्न भोजन के पश्चात शिक्षकों द्वारा वितरित किया जाता है। 10 से 19 साल के किशोर किशोरियों को नीली गोली प्रत्येक बुधवार को मध्याह्न भोजन के बाद विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, एवं जो विद्यालय किशोर किशोरी नहीं जाती हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गोली उपलब्ध कराया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं एनीमिया से बचाव एवं अच्छे पोषण हेतु उचित व्यवहार क्या क्या है। आप लोग इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि दिखाया गया है कि आसपास के घर या विद्यालय के आसपास सफाई रखें, जूते का प्रयोग नियमित रूप से करें, खुले में शौच न करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और भोजन के बाद साफ पानी में फल एवं सब्जियों को धोएं, खाना को ढककर रखें, हमेशा साफ पानी ही पिए, नाखून साफ और छोटा रखें। शारीरिक क्रियाकलाप क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। इस चित्र से आप सभी समझ रहे होंगे कि शारीरिक क्रियाकलाप कितने तरह का किया जा सकता है। बच्चों, जैसे प्रतिदिन भोजन में पोषण आवश्यक है, उसी तरह प्रतिदिन व्यायाम एवं खेलकूद भी आवश्यक है। क्यों? शक्ति निर्माण के लिए, स्वस्थ हड्डियों के निर्माण के लिए, स्वस्थ मांसपेशियों के निर्माण के लिए, तनाव एवं चिंता कम करने के लिए, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, मोटापा को नियंत्रण रखने के लिए, मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए। बच्चों, आइए आप हम लोग समझें, विद्यालय में पोषण वाटिका के द्वारा अपने पोषण स्तर में भी सुधार कैसे कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अंकुरण परियोजना के तहत विद्यालय में पोषण वाटिका तैयार किया जा रहा है। उससे आप लोग सीखकर अपने घर के आसपास भी पोषण वाटिका तैयार कर सकते हैं। पोषण वाटिका से परिवार को विभिन्न प्रकार के आवश्यक साग सब्जियों की उपलब्धता कम कीमत में ही प्राप्त हो जाती है। पोषण वाटिका में किसी प्रकार का रसायन और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना होता है। पोषण वाटिका को स्थापित करने तथा देखभाल के क्रम में शारीरिक श्रम भी होता है। आइए बच्चों, अंकुरण परियोजना या एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि आपके पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। यह परियोजना पूर्णिया जिला से प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज बिहार के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला आज समाज के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है। यह जिला आज एक अनूठे और दिलचस्प कारण से लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। यहाँ जो बच्चे भोजन में पोषण के अभाव की मार झेल रहे थे, वही बच्चे आज कुपोषण से डट कर मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ के स्कूलों में हरियाली है और बच्चों का मनोबल मानो आसमान छू रहा है। और यह सब संभव हुआ है मध्याह्न भोजन योजना बिहार सरकार और सामाजिक कार्यों की अग्रणी संस्था यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना अंकुरण से। इस परियोजना के अंतर्गत विद्यालयों में छात्रों द्वारा
पोषण वाटिका विकसित की जा रही है। बिहार में छोटे बच्चों के साथ साथ किशोर किशोरियों में एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के साथ साथ विकास बाधित बच्चों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से पूर्णिया जिले के 7 ब्लॉकों के चुने हुए 100 विद्यालयों में जुलाई 2016 से प्रायोगिक तौर पर अंकुरण परियोजना का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 और 4 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार दिखाई देता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान जहां बच्चों में विकास अवरुद्धता का प्रतिशत 56 से घटकर 48.3% रह गया है, वहीं अपेक्षाकृत कम वजन वाले बच्चों का भी प्रतिशत 56 से घटकर 44 हो गया है। और इन सब का श्रेय सरकार एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के मिले जुले प्रयासों को जाता है। इस श्रृंखला में पोषण वाटिका एक बड़ा और प्रभावशाली कदम है, जो बच्चों के बेहतर पोषण के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे आयरन फोलिक के विकल्प के रूप में विकसित की जा रही है। इससे न सिर्फ बच्चों और किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल रही है, बल्कि उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर स्थानीय सब्जियों एवं फलों के आदतन प्रयोग के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। बिहार में पोषण वाटिका ये पूर्णिया जिला में पायलट योजना के तहत 100 विद्यालयों में शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ बच्चों में ज़्यादा कुपोषण की रिपोर्ट थी। पोषण वाटिका की सफलता को देखते हुए हम लोग पूरे बिहार के विद्यालयों में इस योजना को शुरू कर रहे हैं। विद्यालयों में पोषण वाटिका लगाने का उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूल की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में सब्जियों एवं फलों का उत्पादन करने से अधिक एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर बच्चों और उनके परिजनों को पोषण के बारे में जागरूक करते हुए इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ग्रामवासियों ने भी पोषण वाटिका के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज बड़ी संख्या में ऐसी पोषण वाटिकाएं पूर्णिया के लोगों के घरों में देखने को मिलती हैं, जो न सिर्फ स्वयं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि औरों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्कूल में हमारे पोषण वाटिका लगे, उसमें हम देखे और घर में आकर बोले, सभी कोई जब मान गए तब घर यहाँ पर लगाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ग्रामीणों को जैविक खेती के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ बीज और पौधे भी मुहैया करा रहे हैं। परियोजना की सफलता के लिए मध्याह्न भोजन योजना, यूनिसेफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र की संयुक्त टीम पूरे जतन से जुटी है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र नोडल शिक्षकों और ग्रामीणों को वाटिका स्थल के चुनाव, उसकी तैयारी, रोपनी के तरीके, बीजों और पौधों का चुनाव, उनकी देखभाल इत्यादि का तकनीकी ज्ञान दे रहे हैं। इस परियोजना का सबसे रोचक पहलू है बच्चों की भागीदारी, जहां एक और बच्चे इससे उत्तरदायित्व लेने, उसका निर्वहन करने और टीम वर्क के साथ साथ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने जैसी जीवनोपयोगी कलाएं सीख रहे हैं, वहीं अपने प्रयासों से एक स्वच्छ और सुंदर परिवेश का भी निर्माण कर रहे हैं। पोषण वाटिका के निर्माण और उसके संचालन में बच्चों द्वारा बनाए गए समूह जैसे बाल संसद और मीना मंच बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये समूह छात्र सहभागिता का जबरदस्त उदाहरण देते हुए आपस में मिलजुल कर अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जैसे पोषण के अनुसार कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाएंगी, कौन सा समूह वाटिका की देखभाल करेगा, किस समूह का कार्य ग्रामीणों को वाटिका भ्रमण के लिए बुलाकर उन्हें इसे अपने घरों में लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इस परियोजना की सफलता में नोडल शिक्षकों की भूमिका अहम रही है, जो बच्चों को पोषण वाटिका से संबंधित तकनीकी सहयोग तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हर कदम पर उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। चाहे वो प्रभात सभा का आयोजन हो या अभिभावकों से संवाद, ये बच्चों और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अनेक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से पोषण एवं उससे जुड़ी आदतें जैसे शौचालय का प्रयोग, हाथ की सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई इत्यादि के बारे में न केवल उनको जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इससे जोड़ भी रहे हैं। एक आदर्श पोषण वाटिका के निर्माण एवं संचालन में विद्यालय शिक्षा समिति के साथ साथ स्थानीय लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण बच्चों को वाटिका के लिए उचित स्थान चुनने, उसे खेती के लिए तैयार करने के साथ साथ उसकी सिंचाई और देखरेख करने से फसल की कटाई, उसकी गुणवत्ता की जांच, नाप तौल, भंडारण
और उसको मध्याह्न भोजन रसोई तक पहुंचने में मदद भी कर रहे हैं। पोषण वाटिका स्कूल परिसर के खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे हैं। इस वाटिका की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर पूरी तरह से जैविक खेती होती है। इसमें जैविक खाद एवं उर्वरक जैसे फार्म यार्ड मैन्योर या नीम केक का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कीटनाशक भी जैविक होते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाले जैविक खाद भी यहीं खेतों में खोदे गए कंपोस्ट पिट में जमा किए गए बेकार की चीजों जैसे मध्याह्न भोजन का बचा खुचा खाना, खरपतवार, गाय इत्यादि जानवरों के गोबर से तैयार होते हैं। वाटिका में लगाए जाने वाले फसल मौसम के अनुसार पाए जाने वाले और गुणवत्ता आधारित होते हैं। यहाँ लगाने के लिए विद्यार्थी ऐसी सब्जियों और फलों का चुनाव करते हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व खासकर आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वाटिका के मेड़ का इस्तेमाल मौसमी फलों जैसे पपीता, केला, अमरूद, नींबू आदि लगाने के लिए भी किया जाता है। This initiative the district and state government will take up for wider replication, and from UNICEF side I can assure that we will be with the state government and make sure that the project successfully implement in the pilot district as well as all over the state, and that will definitely address the nutritional problem of the state, I'm sure, a state like Bihar. अम्मा जी कहती है एक गिलास पानी तो पिला। जी अम्मा जी, अभी लाई। वाह बर्फी वाह, कमाल कर दिया तूने। एक भी बात ऐसी नहीं है जो पानी को साफ रखने के लिए जरूरी हो और तू ना कर रही हो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने अम्मा जी? पानी को छोटे मुंह वाले साफ बर्तन में ढककर रखती हो ताकि उसमें कुछ गिरे नहीं। हाँ अम्मा जी, अब तो मैंने ये आदत बना ली है और बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि पीने का पानी हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। और पानी निकालते हुए डंडी वाले बर्तन का इस्तेमाल कर रही है ताकि हाथों के कीटाणु उसमें ना जाएं। हाँ अम्मा जी, नर्स बहन जी ने ये बात बताई थी और ये भी कहा था कि पानी में हाथ और उंगली नहीं डालनी चाहिए। बड़े मुंह का बर्तन हो तो बच्चे कई बार उसमें गंदे हाथ डाल देते हैं। अब छोटे मुंह का बर्तन है और उसे हमेशा ढककर रखते हैं तो सब सही है। और हाँ अम्मा जी, अब मैं पानी का बर्तन जमीन पर नहीं, थोड़ी ऊंची जगह पर रखती हूँ। अच्छा, देखिए ना अम्मा जी, आपसे बात करते मन ऐसा लग जाता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अब क्या भूल गई? आपके लिए चाय बनाना। आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाई। इसको भी मेरी सब बातों का ध्यान रहता है। अब तुम जरा मुझे जल्दी से बता दो कि घर में पानी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 1. छोटे मुंह का साफ बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। 2. पानी को ढक कर रखना चाहिए। 3. पानी निकालते समय बर्तन में हाथ या उंगली नहीं डालनी चाहिए। 4. डंडी वाले बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। 5. पानी के बर्तन को जमीन से ऊंची जगह पर रखना चाहिए। सही जवाब है, घर में पानी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें छोटे मुंह का साफ बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए और पानी को ढक कर रखना चाहिए। पानी निकालते समय बर्तन में हाथ या उंगली नहीं डालनी चाहिए, इसलिए डंडी वाले बर्तन का इस्तेमाल करें। और ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी का बर्तन जमीन से ऊंची जगह पर हो। तुम कहाँ रहती हो बसंती? ये बड़ी नीम वाली गली में।
तुम वो नए हैंडपंप से पानी लेती होगी? जी हाँ बहन जी, वही ठीक है बसंती, पर तुम इसे ORS का घोल देना नहीं भूलना, वो जैसे बताया था साफ पानी में। और हाँ, जिंक की एक गोली 14 दिनों तक साफ पानी के साथ। जी साफ उबले पानी में? हाँ बिल्कुल। ठीक है बहन जी, चलती हूँ। नमस्ते। बहन जी, इसका घर भी उसी इलाके में है ना? हाँ कमला, और ये गिन के 13 घर हैं वहाँ जहाँ ये 10 फैला हुआ है। वैसे इससे ज़्यादा ही होंगे। तुम ये हैंडपंप देख रही हो? जी। ये पुराना वाला है और ये यहाँ ये नया हैंडपंप है। ये सभी लोग इसी हैंडपंप से पानी लेते हैं। यानी कि जहाँ ये दस्त की बीमारी फैली है ये उसी के आसपास है? बिल्कुल, गड़बड़ पानी में ही है, तो इसकी जांच करने से ही कुछ पता चल सकेगा। पानी का सैंपल। कमला, तुम एक काम करो, इसमें पुराने हैंडपंप का पानी और इसमें नए हैंडपंप का पानी। जी। बहन जी मेरे बच्चे को देखिए बहन जी। बहन जी, आप इन्हें देखिए, तब तक मैं सैंपल लेकर आती हूँ। आप आओ। माँ, नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा। माँ पता है आज हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं आए। मास्टर जी कह रहे थे कि उन्हें दस्त और उल्टियाँ हो रही हैं। हाय राम, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम्हें कैसे पता चला माँ? अरे हैंडपंप के पास कितना कूड़ा जमा होने लगा है और पिछले कुछ दिनों से बरसात भी हो रही है। अब कूड़े में से तरह तरह के कीटाणु जमीन में रिसकर पानी में घुस रहे होंगे। हाँ, तभी तुम पानी उबाल कर देती हो, है ना? हाँ सोनू, इससे पानी के अंदर के कीटाणु मर जाते हैं और वो पीने लायक हो जाता है। हाँ, मास्टर जी भी एकदम यही बता रहे थे। मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे सोनू, और तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक ही करती है। पर अम्मा जी, मैंने सुना कि पानी साफ करने के और भी तरीके होते हैं। हाँ, एक और तरीका है, कमला और शबनम ने बताया था, वो मैं तुझे बता देती हूँ। अब इसमें हम एक हैलोजन की गोली डाल देंगे, जो कि ये पानी में घुल जाएगी और पानी हो जाएगा साफ। ये गोली CHC से मंगाई जाती है और हमारे सब सेंटर से तो मुफ्त में भी मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्लोरीन की गोलियां मैं नर्स बहन जी से ले आऊंगी। शाबाश बेटी। अम्मा जी आप बैठो, मैं जरा सोनू को देखती हूँ, स्कूल से लौटा है, हाथ मुंह धुलवा दूँ। हाँ हाँ बेटी, तू जा। तुमको भी सब बातें समझ में आ गई ना? तो बताओ, पानी को साफ और पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है? 1. उबालकर। 2. पानी में क्लोरीन डालकर। सही जवाब है, पानी को साफ और पीने लायक बनाने के लिए उसे अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए, या फिर पानी में क्लोरीन की गोली भी डाल सकते हैं। इसमें पुराने हैंडपंप का पानी है ना? जी। और इसमें नए? जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है, पर इससे क्या पता चलेगा? इसे हम H2S वायल टेस्ट कहते हैं। इससे 24 घंटे बाद हमें ये पता चलेगा कि ये पानी गंदा है या नहीं। पर बहन जी, पता कैसे चलेगा कि पानी गंदा है या नहीं? अगर ये पानी खराब है तो 24 घंटे बाद इसका रंग काला हो जाएगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ बहन जी, अब क्या होगा? H2S के टेस्ट से पता चला है कि पानी में कीटाणु थे। सरपंच जी ने वैसे तो शहर से इंजीनियर साहब को बुलवा भेजा है, तो उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर तब तक लोगों को उस हैंडपंप से पानी पीने के लिए मना कर दिया है।
पर बर्फी भी उसी हैंडपंप से पानी लेकर गई थी। अम्मा जी, वो पानी कीटाणुओं की वजह से खराब हुआ है, तो जिन लोगों ने उस पानी को उबाल कर या उसमें क्लोरीन की गोली डालकर पिया, वो लोग बीमार नहीं पड़े। बहन जी, क्या पानी कीटाणु के अलावा किसी और चीज से भी खराब होता है? हाँ अम्मा जी, पानी रासायनिक कारणों से भी खराब होता है, और ऐसी स्थिति में पानी के स्रोत को ही बदल देना चाहिए। वैसे ज़रूरी तो ये है कि गांव में पीने के पानी की जांच समय समय पर हो, जिससे ये पता चले कि वो पानी पीने लायक है या नहीं। इसके लिए पंचायत एक जांच की किट मंगवा सकती है और प्रशिक्षित लोगों से उसकी जांच करवा सकती है। जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। आज आपसे ये कहने आई हूँ कि आप पीने के पानी को हमेशा ढक कर रखें। पानी को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें और समय समय पर उसकी जांच करते रहें। याद रखिए, अधिकतर बीमारियाँ पानी से फैलती हैं, तो साफ पानी पीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। स्वच्छता एवं साफ सफाई की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सत्र की शुरुआत में आपसे चर्चा हुई है कि आज हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, और इस जंग को जीतने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक अचूक शस्त्र है। हमारी अगली चर्चा का विषय भी यही है, व्यक्तिगत स्वच्छता को समझना और इसे अपनी जीवन शैली में अपनाना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब शरीर की स्वच्छता को बनाए रखना है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। आइए अब व्यक्तिगत स्वच्छता के संदर्भ में कुछ बातों को समझते हैं और इन बातों को अपनी जीवन शैली भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बालों की देखभाल। बालों को गंदगी और रूसी से मुक्त रखने के लिए बच्चों को सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। बालों की देखभाल अगर सही से ना किया जाए तो सिर में जू, रूसी और अन्य बालों की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा, मुंह की स्वच्छता। आपको सुबह सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए ताकि आपके दांत साफ और चमकदार रहें। तीसरा, रोज नहाना। रोज स्नान करने की आदत आपको साफ और स्वच्छ रखेगा। स्नान करने के लिए साबुन का उपयोग करें और फिर अपने आप को साफ तौलिए या गमछा से अच्छी तरह सुखाएं। शौचालय की स्वच्छता, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है। नाखून काटना, नियमित रूप से अपने नाखून काटें, इसे हमेशा छोटा रखें। 5वां, पैरों की स्वच्छता। बच्चों, क्या तुम्हें पता है पैर शरीर का वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कीटाणु के संपर्क में आता है। घर के बाहर नंगे पांव कभी ना घूमें। पैरों को दिन में 2 बार साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए। खांसी और छींकने की स्वच्छता। जब छींक या खांसी आए तो रुमाल या टिश्यू पेपर के साथ अपने मुंह को ढकना चाहिए। रुमाल या टिश्यू पेपर ना हो तो अपने केहूनी को मोड़कर अपने मुंह को ढकें और तब छींके या खांसे। हाथ धोना और माहवारी स्वच्छता के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है, इसलिए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें, घर में बने मास्क लगाएं या गमछे या दुपट्टा से अपना मुंह और नाक ढक कर निकलें। तीसरा, दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। चौथा, बिना साबुन से हाथ धोए अपनी आंख, नाक या मुंह को नहीं छुएं। आइए अब हम हाथ धोना को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें कब कब हाथ को धोना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले, शौच के बाद,
जानवर छूने के बाद, खाना बनाने से पहले, बच्चों के मल का निस्तारण के बाद, छींकने के उपरांत यदि आपने अपना हाथ का उपयोग किया हो, अपना चेहरा छूने से पहले साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए। अब ये बताइए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 20 सेकेंड तक हाथ धोए हैं या नहीं? यह बहुत ही आसान है। बस 1 से लेकर 20 तक हाथ धोते समय गिनती गिनना है। कैसे करना है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर आपको 20 तक गिनती गिनना है। अब यह भी जान लेते हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोने का सही तरीका क्या है। इसे 5 चरणों में किया जाना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। अपने हथेलियों को आपस में रगड़कर साबुन का झाग बनाएं। उसके बाद अपने हथेलियों को आगे, पीछे, दोनों तरफ और अंगुलियों के बीच में भी रगड़ें। उसके बाद अपने नाखूनों को अपनी हथेली पर रगड़ें बारी बारी से और अंतिम में दोनों हाथ को पूरी तरह से पानी से धोकर अच्छे से साफ करें। इसके बाद आप अपने हाथों को साफ तौलिए में सुखा सकते हैं या फिर इसे हवा में सूखने दें। बच्चों, मुझे आशा है कि इस चर्चा को आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता के एक और महत्वपूर्ण विषय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। किशोरियों को माहवारी के दौरान विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। माहवारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। यह सभी महिलाओं को 10 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। माहवारी शुरू होने पर बिना घबराए अपनी माँ, दीदी या अपनी महिला शिक्षक को बताएं। इस दौरान हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे माहवारी के दौरान संतुलित आहार लें। माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माहवारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड या कपड़ा बदलने के बाद साबुन और पानी से हाथ जरूर धोना चाहिए। अगर कपड़े का प्रयोग करते हैं तो उसे इस्तेमाल के बाद साबुन पानी से धोकर कम से कम 4 घंटे धूप में सुखाने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखें। इस्तेमाल के बाद सैनिटरी पैड या कपड़े को पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में डालें या मिट्टी में दबा दें। बच्चों, इसी के साथ आज स्वच्छता एवं साफ सफाई का सत्र समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और ढेर सारी नई जानकारी भी मिली होगी। इस आशा के साथ कि आज की चर्चा को आप अपने जीवन में आत्मसात जरूर करेंगे और खुद को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे, लेकिन पढ़ाई जारी थी। स्कूल दोबारा शुरू करने के लिए हमें कोरोना महामारी से बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों का पालन करते हुए सफाई को अहमियत देनी होगी। हाँ बिल्कुल, हमें कई सावधानियां बरतनी होगी। मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था तो ग्राम पंचायत कर देगी। हमें स्कूल की साफ सफाई के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है दीदी, हम उसका इंतजाम कर देंगे ताकि स्कूल के हर सामान की सभी सतहें समय पर साफ की जा सकें। बच्चों को हाथ धोने के लिए नल, पानी और साबुन की व्यवस्था भी करनी होगी। शौचालय और मूत्रालयों का रखरखाव और मरम्मत भी जरूरी है। सरपंच मैडम, पानी की टंकी साफ करनी होगी और खराब हैंडपंप की मरम्मत भी करनी होगी। ऐसा कीजिए, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा टंकियों की साफ सफाई शुरू करवा दें और पीने के पानी की हर रोज क्लोरिनेशन करने का जिम्मा भी उठा लें। सर, जो काम करवाने जरूरी हैं, उनकी सूची बनाकर ग्राम पंचायत को दे दीजिए। स्कूल को हर प्रकार की मदद करने की जिम्मेदारी हमारी है। मध्याह्न भोजन बनाने और परोसने के लिए सारे रसोइये मास्क, एप्रन और टोपी पहने। भोजन को सफाई से बनाएं और हाथ साफ रखें, इसकी भी निगरानी करनी होगी। इसके अलावा सभी बच्चों को 1 से 2 मीटर की दूरी पर बिठाना होगा।
छुट्टी के समय बच्चों को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर छोड़ें, एक साथ न छोड़ें, ताकि 2 गज की दूरी रखी जा सके। बच्चों को कक्षा के बीच में जरूरत होने पर पानी पीने और शौचालय एवं मूत्रालय जाने की आज्ञा देनी होगी, ताकि मध्यांतर के समय इन जगहों पर भीड़ न लगे। बच्चों को बार बार बताना पड़ेगा कि एक दूसरे के मास्क को ना छुए, हंसी मजाक में भी एक दूसरे को देखकर खांसे या छींके नहीं, और किसी बीमार बच्चे से बुरा बर्ताव ना करें। 2 गज की दूरी रखें, लेकिन दूसरों का ख्याल रखें। मध्यांतर के समय भी बच्चों को ऐसे खेल खेलने को प्रेरित करें जहां शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। खेल के बाद भली प्रकार से साबुन से हाथ धुलवाकर ही कक्षा में प्रवेश करवाएं। प्रधान अध्यापक सर, हम महीने में 1 बार डॉक्टर को बुलाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे। हमें लगातार सारे बच्चों, अभिभावकों, सफाई कर्मियों और शिक्षकों को कोरोना से बचने के उपायों पर प्रशिक्षण देते रहना होगा। हाँ सरपंच मैडम, अगर बच्चे 1 से 2 मीटर की दूरी रखना, मास्क पहनना, नाक, आंखें और मुंह को न छूना और बार बार साबुन पानी से हाथ धोने जैसी अच्छी आदतें अपना ले, और अगर पीने का पानी, साफ शौचालय और हाथ धोने की सुविधा पर्याप्त रूप से मुहैया कराई जाए तो स्कूल खोलने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब तैयारियों में लग जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। बच्चों नमस्ते। आज आपने पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के विभिन्न आयामों को जाना, समझा और सीखा। आज आपको पेयजल की शुद्धता के बारे का महत्व पता चला, साफ सफाई और स्वच्छता कितनी ज़रूरी है यह भी आपको पता चला। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो आपको स्वच्छता एवं साफ सफाई बताई गई, आज के वैश्विक कोरोना महामारी में यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बच्चों, अब वक्त है इस एपिसोड में जो आपने सीखा उसके आधार पर हम आपसे कुछ सवाल पूछें। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए? लेकिन आपको करना क्या है? आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, उसके विकल्पों का सही चयन करना है। इसके पश्चात हम आपको गृह कार्य भी देते हैं जो आपको सप्ताह भर करना होता है। तो बच्चों, क्या तैयार हैं आप लोग आज के क्विज के लिए? चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, हमें साबुन से हाथ कब कब धोना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, जब हाथ गंदे हों या किसी सतह या वस्तु छूने के बाद। दूसरा, शौचालय का इस्तेमाल और बच्चों के मल को निपटाने के बाद। तीसरा, खाना बनाने, परोसने या खाने से पहले और खाने के बाद। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल, कीटाणु कैसे हाथों पर आते हैं और लोगों को बीमार करते हैं? इसके विकल्प हैं। पहला, मानव मल के संपर्क में आने से। दूसरा, पशु मल के संपर्क में आने से। तीसरा, संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, मानव मल के हमारे मुख तक पहुंचने के क्या माध्यम है? इसके विकल्प हैं। पहला, हाथ की उंगलियां। दूसरा, दूषित जल पीना। तीसरा, बिना धुले सब्जी अथवा फल खाने से। चौथा, उपरोक्त सभी ठीक हैं। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी ठीक हैं।
चौथा सवाल, गीला अथवा जैविक कचरा को पहचान कर निशान लगाएं। तो इसके विकल्प हैं, पहला सब्जी के छिलके एवं फूल पत्तियां, दूसरा कांच की बोतलें, तीसरा प्लास्टिक की बोतलें, चौथा थर्मोकोल के प्लेट एवं ग्लास। तो बच्चों इसका सही जवाब है सब्जी के छिलके एवं फूल पत्तियां, जो कि गीला अथवा जैविक कचरा के रूप में जानी जाती है। पांचवा सवाल, स्वच्छ पानी पीने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला जल स्रोत से घर तक पानी हमेशा ढके बर्तन में लाना चाहिए, दूसरा पानी निकालते समय बर्तन के अंदर हाथ नहीं डुबोना चाहिए, तीसरा पानी हमेशा डंडीदार लोटा या टिसनी या उड़ेल कर लेना चाहिए, चौथा उपरोक्त सभी ठीक है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी ठीक है। छठा सवाल, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तीसरा घर से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों इसका यह सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने स्वच्छता, साफ सफाई एवं हाथ धुलाई के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? आपने जो आज सीखा, जो जानकारी प्राप्त की, उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें तथा हाथ धुलाई के तरीकों का अभ्यास करें। तो बच्चों, यह था इस सप्ताह का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम जानते हैं पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने पेयजल, स्वच्छता, साफ सफाई के विभिन्न आयामों के बारे में जाना और सीखा। बच्चों, साथ ही आपने शुद्ध पेयजल के उपयोग करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी आपने जाना। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता के क्या क्या लाभ होते हैं और मानव मल का सुरक्षित निपटान करना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपने सीखा। साथ ही आपने ये भी देखा कि हमें साबुन और साफ़ पानी से हाथ धोने के क्या क्या लाभ होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक जानी और देखी। मुझे उम्मीद है बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आप लोग को बहुत रोचक लगा होगा और जो आप लोग को प्रश्न पूछे गए और साथ में जो होमवर्क दिया गया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम के बारे में आप अपने मित्रों, परिजनों, माता पिता और दोस्तों को अवश्य बताएंगे। तो अगले शनिवार को मैं एक नए विषय पर फिर से ढेर सारी जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तो अगले शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगले शनिवार तक को मैं आपका इंतज़ार करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हमें घर पर रहना है और कोरोना को हराना है। नमस्कार, धन्यवाद।